गुड इवनिंग क्लास। आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने पहला सेट अपलोड किया था और आपने उसको बहुत प्यार दिया। ऐसे ही आप इस सेट को भी देखेंगे और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और तरीका इसका भी वही रहेगा। आप क्या करोगे, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन को बीच में रोकेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे, फिर अपना आंसर मैच करेंगे और सॉल्यूशन को देखेंगे फिर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंप्लीफिकेशन से है। आप इसे एक बार अच्छे से देख लो और ट्राई करो। अब जैसे कि मैंने बोल दी कि ट्राई करो, आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में रोकना है, फिर अपनी ट्राई करनी है। ठीक है, और फिर आपको सॉल्यूशन देख लेना है। चलिए अब हम करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रैकेट सोल्व करने शुरू करोगे और सबसे पहले आप सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करोगे। तो आपने जब इस ब्रैकेट को सोल्व करा तो आपने देखा कि ये भाई ये 12 हो गया, ये -9 हो गया, मुझे इसका रिजल्ट मिल गया 3 और ये हो जाएगा मेरा 17। अब मेरे सामने देखो कितनी बड़ी वैल्यू लिख रही, 289। इसकी मल्टीप्लाई है 684 के साथ। और फिर ये भी देखो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, 3 इधर से आ गई, 14 और 3 17 हो गए। तो भाई एक बात बताओ, ये सारी वैल्यू मल्टीपल्स में है, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में। आप ये बताओ कि इतना छोटा आंसर पॉसिबल है क्या? जीरो तो कैसे ही आएगा, 17 और 289 कैसे आएंगे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाएगा। आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि भाई इसमें कोई साइन तो नहीं छूट गया, ये है ना। तो आपको भ्रमित नहीं होना है और क्वेश्चन को अपनी ईगो पे नहीं लेना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को या तो आप नेक्स्ट कर दोगे, बाद में कर लोगे, या फिर क्या करोगे, आप नन ऑफ दीज का ध्यान रखोगे। अगर ऐसा ऑप्शन है तो हो सकता है कि आंसर नन ऑफ दीज रहा हो। ठीक है, वैसे एसएससी के अंदर तो ऐसी चीज़ आती नहीं है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन में आगे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अदर एग्जाम्स में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से है। निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों का आपसे दिया है 2275 साधारण ब्याज। आपको धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, आप करेंगे इस क्वेश्चन को। आप देखो एक साल की रेट कितनी है, 13% की रेट एक साल की लगेगी आपको, लेकिन आपके पास कितने साल है, 5 साल रहे होंगे। तो भाई ये बिल के आपको 65%, तो आपका जो ब्याज प्रतिशत होगा वो 65% आ गया आपके सामने। ठीक है, अब देखो आप 65% को आप फ्रैक्शन में तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सको। कैसे करेंगे, 13/20। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपको मिल गया इतना ब्याज। ठीक है, ये आपको साधारण ब्याज मिल गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 13 की वैल्यू आपको पता है 2275। ठीक है, आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आपको निकालनी है 20 की वैल्यू। ठीक है, आप यूनिट मेथड से करोगे चीज़ों को। मान लो कि 13 है आपके पास। ठीक है, आप क्या कर लोगे भाई, वैल्यू निकालना शुरू करोगे। ये मैंने कैसा करा, 65% आ गया आपके पास, तो मैंने 65 की फ्रैक्शनल वैल्यू को ब्रेक कर दिया। ठीक है, 13 पंजे मेरे पास 65 हो गया और ये 20 आ जाएगा नीचे, यानी मेरा प्रिंसिपल अगर 20 है तो मुझे साधारण ब्याज 13 मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आपको पता है कि 13 की वैल्यू कितनी है, 13 की वैल्यू हमारे पास 2275। ठीक है, फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसे डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसे मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे ये चीज़ें बतानी बंद कर दूंगा। एक दो सेट जहाँ हम हुए ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पुरानी चीज़ों को हम थोड़ा इजी बनाते जाएंगे। फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे, आप खुद करोगे। 13 ही कम आपने 13 लिख दिया। ठीक है, आप देखोगे भाई 13 हो गया तो 7 8 9 ऐसे, 13 सत्ते 91। ठीक है, 6 उतार लोगे आपकी 5 आ गया, 13 पंजे 65। 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे आप। इस चीज़ को मैं यूनिट बोलता हूँ। ठीक है भाई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 175। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, मुझे बतानी है 20 की वैल्यू, यानी आपको बतानी है 20 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू है 175, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। ठीक है, 5 दूनी 10, जीरो 17 34 और 35 हो जाएगा, और एक ये वाली जीरो हो जाएगी आपकी। तो 3500 आपका आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी मैच हो गया। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। आप क्या करोगे, जो रेट दिया आपसे और जो टाइम दिया, आप निकालोगे अपना RT%, यानी साधारण ब्याज प्रतिशत कितना होगा, उसकी आप फ्रैक्शन वैल्यू ब्रेक कर लोगे, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सको, 13 की वैल्यू आप ब्रेक कर लो, यानी एक साल का ब्याज आपको कितना मिलता है,
100 पे 13 मिलता है, लेकिन आपके पास 5 साल है, तो आपको 5 ऐसे मिल जाएंगे। आप 5 से इसे काट दोगे, तो ये भी वही चीज़ आ गई, 20/13 ही। ठीक है, तो आप कैसे भी करो, चीज़ वही है। जैसा भी आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसके स्टेप खा जाओगे जब सॉल्यूशन करोगे आप खुद इसका। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 1,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। ठीक है, और ब्याज कितना मिला आपको, 46,4.1 रुपये वार्षिक ब्याज की दर बतानी है आपको। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपसे दिया कैसा, अर्धवार्षिक गणना करनी है आपको। गणना कैसे करनी है भाई, अर्धवार्षिक आधार पे करनी है आपको गणना। लेकिन आप देखो, आप पूछा गया है वार्षिक रेट पूछिए आपसे, ईयरली रेट कितनी है। आप एक बात बताओ, ये सब ऑप्शन भी तो एक पूरे ईयर की रेट के रहे होंगे, तो आप क्या करोगे इसे, आप इसे अर्धवार्षिक रेट बनाओ। ऑप्शन से करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, लॉन्ग मेथड से जाओगे तो थोड़ा टाइम इतना होता नहीं पेपर के अंदर। तो आप समझो आप क्या क्या चीजें कर सको। तो यानी कि हाल ईयरली रेट ये रही होगी। ठीक है, यहाँ पे 15% रही होगी क्या, यहाँ पे 10% रही होगी क्या, यहाँ पे 17.5 रही होगी क्या, समझे बात को भाई। और भाई देखो ये 2 साल है आपके पास, तो भाई ये अर्धवार्षिक गणना कर दी तो टाइम कितने बन जाएंगे आपके पास, टाइम स्लॉट हो जाएंगे 4, क्योंकि 1 साल में 2 छमाई, 2 साल में 4 छमाई हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो आप एक बात बताओ मेरे से, आप इस क्वेश्चन को भूल जाओ एक बार के लिए कि चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। आप याद करो साधारण ब्याज का क्वेश्चन अगर ये होता, अगर 4 टाइम है और 17.5 की रेट से रहा होता, तो 17.5 की जब मैं 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी आरटी परसेंट ही मैं देखूंगा कि मेरी आरटी परसेंट ही ऊपर निकल जाएगी। 1 मिनट, मैंने ये निकाल के नहीं दिखाया अभी आपसे, ये देखो आप, मुझे ब्याज कितना मिला, इतना मिला। किस पे मिला है ब्याज मुझे, मुझे ब्याज 1,000 पे मिला। ठीक है, मैं निकाल रहा अपनी सीआई प्रतिशत, चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत निकाल लूँ मैं डायरेक्ट, ताकि मैं ऑप्शन से ही अपना क्वेश्चन उड़ा दूँ। फिर मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लिख सकूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई मैं 2 जीरो उड़ा दूंगा इसकी, और मेरे पास यहाँ पे 2 जीरो है, जीरो मैंने पहले काट दी थी। अब मेरे पास 2 जीरो जब आगे जंप करेगी, मुझे सीआई प्रतिशत मिला अपना 46.41%। मैंने निकाल लिया अपना चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत। अब मैं इसकी हेल्प कैसे लूंगा, मैं देख रहा कि भाई ये हाल ईयरली बनाई मैंने 17.5, 10%, 15% और 12.5%। इससे मेरा क्या हेल्प होगी, अब देखो मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊंगी मेरा चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, मैं याद रखूंगी साधारण ब्याज भी होता, तो 1 साल में मुझे 17.5% ब्याज मिल रहा, तो 4 साल अगर मुझे मिल जाए, सॉरी 4 स्लॉट मुझे मिल जाए, तो ये तो 70% हो रहा, लाना तो सिर्फ इतना है। यानी जिसका साधारण ब्याज ही इससे बहुत ऊपर निकल गया, तो चक्रवर्ती ब्याज तो कैसे ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब आप आओ 1 मिनट में सेकंड ऑप्शन पे आ गया। अब ठीक है, अब 10% की रेट में 4 साल के लिए लगाऊंगा, तो मेरा साधारण ब्याज बैठेगा 40%, तो वहाँ इसके नीचे है थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं एक बार अगले ऑप्शन चेक कर दूँ। ठीक है, 15% की रेट जब 4 साल तक लगेगी साधारण ब्याज, तो 15 चौका 60, 60% तो साधारण ब्याज से ही हो रहे, लेकिन लेगा तो सिर्फ 46.4 एक ही आना, तो ये भी आंसर मेरा होना नहीं है। ठीक है, अब मैं आया लास्ट ऑप्शन पे, 12.5% के हिसाब से देखो आप, अगर मुझे 4 स्लॉट मिल गए तो यही 50% बन जाएगा मेरा, तो मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। तो मुझे तो ये पता लग गया कि मेरा आंसर यही है। ठीक है, मैं इसे जस्टिफाई करने के लिए एक चीज़ कर सकूं, क्या 10% मेरा आंसर होगा। ठीक है, 4 साल के लिए कोड क्या होता है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, 1 मिनट, मैंने शायद गलत लिख दिया ना, देखो मैं सारे ही बता दूंगा आपको कोड, इसे छोड़ दो 1 मिनट के लिए। 1 साल के लिए 1 होता है, 2 साल के लिए आपका कोड 2 1 होगा। ठीक है, 3 साल के लिए क्या होगा 3, आप इन्हें जोड़ो, 2 और 1 3। ठीक है, लास्ट वाला लिख दो एक आप। ठीक है, 4 साल के लिए क्या होगा आपका कोड 4, फिर आप इन्हें प्लस करो 6, फिर आप करो 4, फिर आप लास्ट वाला ऐसा कैसा लिख दो। 4 साल के लिए ये कोड होगा मेरे पास। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप चक्रवर्ती ब्याज निकाले तो बहुत आसान हो जाए चक्रवर्ती ब्याज निकालना, और आप ऐसे ही आगे भी कोड बना सको। मैं इसका यूज लूंगा, लेकिन मैं आगे कोड बना के दिखा रहा आपको अभी। मुझे 5 साल के लिए बनाना 5, जितने साल के लिए बनाना उतने ही साल लिख लो आप 5, फिर आगे देखो आप इन्हें प्लस कर दो, 5 10, ये भी ऐसे ही 10, ये आगे बन जाएगा आपका 5
फिर लास्ट वाले को लिख दो। अगर 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस कोड का यूज लोगे आप। ऐसे आप 6 का 7 का जहां तक चाहो वहां तक निकाल सको। बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 3 या 4 से ऊपर आज तक आया नहीं है पेपर के अंदर, ठीक है। अगर आप एसएससी सीजीएल या ऐसा पेपर दे रहे, कैट वगैरह में कभी कभार आ गया तो अलग बात है, ठीक है। तो मैं इस कोड का यूज लूंगा, 10% के हिसाब से मैं टेस्ट करूंगा कि मुझे यही मिलेगी क्या सीआई प्रतिशत। 4, 6, 4, 1, ये मेरी कोडिंग है, ठीक है। मैं लिख रहा कि 10% पहले साल लगेगा, अगले साल क्या लगेगा 1, अगले साल क्या होगा 0.1, मतलब मैं इसका 10% निकालता जा रहा अगली बार हर बार, ठीक है। तो इसका 10% हो जाएगा ये। तो मुझे मिला 40%, ये 6%, ये 0.4 हो जाएगा और ये 0.01। मैंने जब इसे प्लस करा तो मुझे मिल गया 40.41%। तो हाँ, मैंने अपने ऑप्शन को वेरीफाई भी कर दिया कि मेरा ऑप्शन कौन सा होने वाला 10%। बाकी इसकी करने की जरूरत नहीं थी, आपका बस यहीं से आंसर आ गया था, ठीक है। ऐसे आप करोगे चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन, अगर ऐसा पेपर में आपको देखने को मिल गया अपने, ठीक है। चलो, आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इनमें से निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 का मल्टीपल है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। 11 का मल्टीपल कभी भी चेक करोगे आप पीछे से पेयर बनाने शुरू करोगे, ठीक है। मान लो कि मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करना मुझे एक बार के लिए। पहला ऑप्शन मुझे चेक करना जो मेरे पास 9164 है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। देखो 9164, मैं पीछे से पेयर बनाने शुरू करूंगा ऐसे। जितनी भी संख्या होगी पीछे से दो के पेयर बनाते बनाते अब लास्ट संख्या तक जाओगे, ठीक है। मैंने पेयर बना दिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं पेयरों के ना डिफरेंस चेक करूंगा, डिफरेंस चेक करूंगा। और वो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस का रिजल्ट जो आएगा वो मुझे चेक करना कि वो या तो 0 हो जावे, या वो 11 हो जावे, या वो 12 हो जावे। सोन ऐसे ही, मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल मुझे, सॉरी ये 22, 11 का कोई भी मल्टीपल हो जावे वो। तो अगर ऐसी संख्या मुझे मिलेगी रिजल्ट के रूप में तो मेरा वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगी पूरी संख्या। चलो मैं चेक करता हूँ, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। मैंने इनका डिफरेंस लिया 2 आ गया, इनका डिफरेंस मैंने लिया 8। अब इनका रिजल्ट तो 10 आया, लेकिन या तो 0 आना था या 11 का कोई मल्टीपल, तो मेरा पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करूंगा, 6589, ठीक है भाई। मैंने इनका डिफरेंस लिया, मैंने पहले वाली में से सेकंड को घटाया तो मेरा -1 आया, इसमें से मैंने पहले वाली में सेकंड को घटाया तो मेरा +1 आ गया। तो अब मैं देख रहा, एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया। तो रिजल्ट क्या है मेरे पास 0। और मैंने क्या लिख रखा, 0 है, 11 का कोई मल्टीपल आ गया तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब सेकंड संख्या मेरी 11 से पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं क्या कर रहा, ऑप्शन सी भी चेक करके दिखा रहा ताकि आपकी पकड़ बने कॉन्सेप्ट के ऊपर। पढ़ाना मतलब ऐसा है कि टारगेट ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन करवा दिया, आपकी अप्रोच को डेवलप करना, ठीक है। आपको पूरे हैक मेथड सिखाने ताकि आप पेपर को बहुत जल्दी कर पाओ। 5 में से 7 गया तो -2 आएगा, 4 में से 8 गया तो -4 आएगा। इसका रिजल्ट आया -6। और बनना क्या था, 0 बन जाए 11 का कोई मल्टीपल, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। ऐसे ही आप ऑप्शन लास्ट वाला चेक कर लो, डिफरेंस 4 आएगा प्लस का, डिफरेंस माइनस का 1 आया, ओवरऑल रिजल्ट आया 3। तो ये भी क्या है, 11 का मल्टीपल नहीं है। ये भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ऐसे आपको करना। अब आपके कंफ्यूजन हो सके दिमाग में कि क्या, अगर 5 नंबर की संख्या आ गई, अब मैं जोड़े कैसे बनाऊं। कोई दिक्कत ना लियो, पीछे से ही जोड़े बनाने शुरू करियो। जो संख्या के लिए रहेगी ना उसे 0 के साथ बना दियो, उसके आगे 0 लिखियो और जोड़ा बना दियो, कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। अब आप इसमें से डिफरेंस चेक कर लोगे और चेक कर लो 11 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे, आपको देखा कि आपका 10 सेकंड के अंदर ही आंसर आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन पढ़ो भाई। क्वेश्चन है, एक गैर शून्य संख्या इसके वर्ग एवं इसके घन, ठीक है। एक गैर शून्य संख्या इसके वर्ग एवं इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है, वह संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। करेंगे तो इसे क्या कर सको आप, ऑप्शन से भी कर सको। पूरा का पूरा क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ही लिख रहे हो ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन उठाओ, कौन सा ऑप्शन इस चीज को वेरीफाई करेगा वो देख लोगे आप, ठीक है। यानी कि मान लो मैंने ऑप्शन ये पिक कर लिया, तो मैं क्या करूंगा 18, फिर मैं 18 का स्क्वायर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा 18 का क्यूब लूंगा, फिर मैं औसत निकालना ना 3 से डिवाइड कर दूंगा। और उसने बताया कि उसी संख्या के 127 के मल्टीपल,
तो आप ऐसे लिख लिख जिधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी वही आप ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आप अपना आंसर निकाल सकोगे। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ऑप्शन से डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन आप क्या करो, 1 मिनट के लिए रखो, मैं पहले बेसिक बता दूं इसका थोड़ा सा, फिर हम क्या करेंगे, चाहे ऑप्शन ही कर लेंगे फिर। ठीक है, मैंने वो संख्या एक्स मान ली एक बार के लिए। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर जब मैं ले रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा भाई। जब मुझे एक्स की क्यूब चाहिए, सॉरी, जब मुझे एक्स की क्यूब चाहिएगी तो मैं इसकी पावर 3 ले लूंगा, और मुझे इसका औसत चाहिए तो ये 3 आ गया क्या यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक संख्या मान ली, उसका स्क्वायर ले लिया और उसका मैंने क्यूब ले लिया, मैंने क्या कर दिया, एवरेज निकाल दिया। उसने बताया कि उसी संख्या के 127 गुणे, वो संख्या मैंने एक्स मान ली, उसका 127 गुना ही आ गया। ठीक है, उसने बताया कि ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, ये दोनों चीज़ क्या है, बराबर होगी एक दूसरे के, तो उस संख्या पता करनी है आपको। तो आप देखो उधर से एक्स कॉमन ले और इस 3 को यहाँ भेज दो आप। एक्स मैंने अगर बाहर ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैं उल्टा करके लिख दूंगा, और ये एक्स बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ये ऐसे। ठीक है भाई, और ये जो 3 अपॉन में था ये मैंने 127 के पास भेज दिया, तो ये मेरा आ गया 381 एक्स। एक्स से मेरा एक्स खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार होगी। ठीक है, ये क्या कह रही थी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 380 है, ये इधर जाके वो क्या हो जाएगा, 380 बन जाएगा। या फिर मैं ऐसा कर लूँ, उसे एक को इधर ला के घटा दूँ, ये चीज़ मेरे पास आ गई भाई, कोई दिक्कत, ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, लो मैं इधर लिख दूंगा लास्ट लाइन को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 380 आ गया आपका, 381 था ना यहाँ पे, 381। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक बार ये आप यहाँ पे भी आप ऑप्शन पुट कर सको। ठीक है, 18 का रखे देखो आप। ठीक है, और फिर क्या करोगे आप, 324 और इसमें एक्स, इसकी वैल्यू जोड़ दोगे, एक जोड़ोगे, आप चेक करोगे कि आया कि नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही सेकंड ऑप्शन को चेक करके देखो, 19 का स्क्वायर 361, 19 खुद लेनी है ना, 19 आ गया, और प्लस 1 आप चेक करो बन गया क्या है, 381 आ गया क्या, जी हाँ आ गया। इसका मतलब क्या है, मेरा 19 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे ही आप सीओडी तो होने के ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 20 का स्क्वायर करोगे ना वही 381 से ऊपर हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करोगे 441, वही आपका किससे 381 से ऊपर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, ए या बी में से ही आपका आंसर होना था, तो आपने चेक कर लिया। ठीक है भाई, ऐसे आप क्वेश्चन को कर दोगे। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जावे तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा पैसेंस रखना, अपने लॉजिक को डेवलप करो और हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास भाई, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा कि दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे क्रम से 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे से कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, टाइम बताना आपको। ठीक है, चलो डिस्टेंस बताओ कितनी है पुल की, जो ब्रिज है आपका उसकी डिस्टेंस है 900 मीटर। ठीक है, और अब देखो जो बंदा इधर से चलना शुरू करेगा उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर प्रति मिनट, और ये इसकी तरफ चलेगा ऐसे। इस बंदे की स्पीड क्या है, 8 मीटर प्रति मिनट, ये इधर से चलना शुरू करेगा उसकी साइड। आप क्या नोटिस करोगे, जब दो बंदे एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो क्या हुए, जल्दी मिलाप हुआ है उनका। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो यानी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई मेरी, रिलेटिव स्पीड यानी जो स्पीड इन दोनों के बीच काम कर रही है, इफेक्टिव है जो, 10 और 8 18 हो जाएगी। तो किस स्पीड से काम हो रहा है, 18 मीटर प्रति मिनट से, है ना, 18 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इन्हें डिस्टेंस कितनी कवर कर दी, 900 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा भाई, 18 और 0 50 मिनट। देख लो ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन मैच हो गया कोई, हाँ जी, ऑप्शन ये आपका मैच हो गया। ऐसे आपको करना है, आप दिमाग में करोगे क्वेश्चन को सीधा 900, और ये 10 से, और ये 8 से 18 हो गया, 18 से आप 900 को डिवाइड अपने माइंड में करिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये वैसे दिमाग के क्वेश्चन है सब, प्रैक्टिस हो जाएगी जब आपकी अच्छी खासी, तो ये दिमाग में होने वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस से,
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपए का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 10% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, ठीक है। 10% का प्रॉफिट हुआ भाई, ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये बोला कि 10% का लाभ हुआ मुझे। 10% का लाभ होने का मतलब क्या है, 10% का प्रॉफिट हुआ तो 10 की फ्रैक्शन हो जाएगी 1 से 10, यानी ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका सीपी है, ठीक है। यानी कि 10 रुपए की चीज पे आपको क्या हुआ, 1 का लाभ हो गया, ठीक है। यानी वो कितने की बिक गई आपकी चीज, 10 की चीज 1 के प्रॉफिट पे 11 में बिक जाएगी भाई। बताओ कोई दिक्कत किसी को। उसने देखो क्या बताया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है मेरे 10 और 11 इनके बीच का डिफरेंस मेरी लैंग्वेज में तो 1 आया भाई, लेकिन उसने यही 120 दिया। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 120। आपको बताना कितना है, आपको बताना है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। आपको बताना है अपना एसपी। एसपी बताओ भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 11 यूनिट है मेरा एसपी, 11 यूनिट की वैल्यू बता दो। ये आ गया आपका 1320 रुपये। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का, बिल्कुल बेसिक से। बाकी दिमाग में कर सको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चनों को पेन पेपर से नहीं करने के, आप ऐसे ही कर दिया करोगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम से भाई। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, पहले उसे सही कर देंगे। ये देखो क्या करा, ए अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ए कर सकता है 16 दिनों में। और बी की बात बताई इसने, बी अकेला अगर काम करे तो 80 दिनों में कर सके भाई, ठीक है। आप देखो कोई बंदा, ये S3 को ना आप सी बना लो, सी, क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सी बना लो आप, ठीक है। इसने कहा कि ये सी की हेल्प लेंगे, यानी ए और बी तो काम कर ही रहे, लेकिन सी भी लग गया, तो ये उसी काम को 6 दिनों में कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इनका कोई काम मान लो, मैंने मान लिया कि वो काम रहा होगा, टोटल वर्क मान लो, आप इनका एलसीएम ले लोगे, टोटल वर्क हो जाएगा वो आपका, ठीक है। उसे आप क्या करोगे, टोटल वर्क मान के अपना क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। पहले एफिशिएंसी निकाल लोगे, फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल लोगे। मैंने इनका एलसीएम ले लिया 240 आर। चलो आप देखो भाई, 16 ही कम 16 आ गया, फिर आप आगे 80 उतार लिया आपने, 16 पंजे 80, ये आपका 3 आ गया ऐसे ही, ठीक है। और ये आ गया 40 आपका, ठीक है। आप यहाँ से निकाल लोगे इंडिविजुअल एफिशिएंसी किसकी कितनी है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आपको पता है कि 15 होगी, बी की एफिशिएंसी आ गई 3, वो टोटल आपको 40 लेकर आना, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 21, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क को सी करेगा, ठीक है। मैं हिंदी लिख रहा, थोड़ी सी हो सके आप नोट्स बना रहे हो भाई, ठीक है। सी करेगा पूरे काम को, 240 काम है, सी की एफिशिएंसी कितनी है 21, ठीक है भाई। मैं 3 से काट दूँ, ऊपर तो 80 आ गया, 3 × 7 = 21। ऐसा कोई ऑप्शन, जी नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब, लेकिन मेरे पास है इनमें से कोई नहीं, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है भाई। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आया तो आप डरियो मत, हो सके कि आपका आंसर यहाँ पे ना दिया गया हो, लेकिन आंसर आपका आया जो सही हो सकता है, ठीक है। ये थोड़े से जो आते हैं, इनमें से कोई नहीं, थोड़े से क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आप ईगो पे मत लो, आप क्वेश्चन को करो, अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है तो टिक कर दो, वरना क्या करो, आप नेक्स्ट कर सको थोड़े टाइम के लिए, फिर बाद में देख लियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भाई। एक विद्यालय में 560 विद्यार्थी है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात कितना होगा, ठीक है भाई। करते हैं, आप देखो 560 जो विद्यार्थी है, इस रेशो में आप उन्हें बांट लो, किसमें, 13:15 के अंदर वो बट जाएंगे, ठीक है। 13:15 के अंदर आप उन्हें बांट लो, देखो कितना बैठ जाएगा, 13 और 15 में जोड़ूंगा 28 आ गया मेरा, ठीक है। 28 की वैल्यू कितनी आ गई, 560, ठीक है। मैं लिख देता हूँ भाई, टोटल 28 है क्या मेरे भाषा में, जो रेशो है उसने कितना दिखाया 560। आप हमेशा अपनी वैल्यू का कंपैरिजन करोगे क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से, ठीक है। ये 20 मल्टीपल है क्या भाई, चलो। तो यानी मुझे पता लग गया कि मेरे बॉयज़ और गर्ल्स कितनी है, ये बॉयज़ लिख दिया मैंने इधर, और इधर लिख दूंगा गर्ल्स, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, ठीक है।
तो 13 की कितनी हो जाएगी? 260। 15 की कितनी हो जाएगी? 300। मैंने क्या है 560 को बांट दिया टू पार्ट्स में। अब मैं क्या करूंगा, इसने बताया कि यदि विद्यालय में 40 और लड़के आ गए, ठीक है, विद्यालय में कौन आई? लड़कियां नहीं आई, सिर्फ 40 लड़के आए। अब लड़के कितने बन जाएंगे नए लड़के? 300। अब लड़कियों की बात करो, लड़कियां कितनी है? 300। इसका रेशो देख लो क्या है, 1:1। ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलो, बस ध्यान रखियो, वीडियो को रखोगे बीच में, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, फिर अपना मैच करोगे, ठीक है। और हमारे लिए कोई भी सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ठीक है। यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत जो है 32% है, ठीक है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात करना आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। पंखा आपने कितने में बेच दिया? 306 में बेच दिया। आपको पता है कि इतने में बेचने के बाद आपको क्या हुआ? 32% की आपको हानि होगी। आप अपना सीपी 100 मान लो भाई। सीपी मान लिया मैंने 100। तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा जब मुझे 32 का लॉस हो गया? तो इसका मतलब मैंने चीज़ को 68 में बेच दिया। 68 में चला गया मेरा वस्तु, ठीक है। और उसने कितना दिया? उसने कहा कि विक्रय मूल्य तो 306 रुपये है, मेरी भाषा में 68 है, मैं कंपैरिजन करूंगा। 68 की वैल्यू कितनी है? 306, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से कितनी आएगी? 4 4.5 आ जाएगी, ठीक है भाई। आपको निकालनी किसकी? आपसे पूछा क्रय मूल्य। तो अच्छा, मैं 4 को 4 पॉइंट सॉरी मैं 100 को 4.5 मल्टीपल लूंगा, तो ये आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर सी मैच हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कुर्सी का अंकित मूल्य, पढ़ो आप। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, ठीक है, अधिक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद कुर्सी इतने रुपए में बेची जाती है? कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो एक कुर्सी का अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 10% अधिक है, मैंने सीपी मान लिया 100, ठीक है भाई। मेरा सीपी आ गया 100। मेरा मैंने मान लिया एमपी कितना बढ़ा के लिखना, उसने दिया है भाई कि 10% अधिक है, तो मेरा एमपी 110 हो जाएगा। अब देखो एमपी इधर कितना आया, इसने कहा कि 11 रुपए की छूट देने के बाद आपने ना 132 रुपये में बेच दी, ठीक है। यानी कि छूट देने के बाद 132 रुपये में बेच दी। अगर मैं 11 रुपए की छूट ना दूं तो मेरे अंकित मूल्य आ जाएगा क्या? ठीक है। यानी मैं छूट जो मैंने दी ना 11 रुपए की, मैं इसे वापिस ले रहा, ठीक है भाई। तो 143, ठीक है। ये 143 मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया अंकित मूल्य। आप यहाँ पे रेशो ले सको, ठीक है। ये देख लो 11 का कितना मल्टीपल है, ये भी मेरा एमपी है, क्यों मैंने छूट वापस ले ली तो अंकित मूल्य वापस आ जाएगा। तो 11 का कितना मल्टीपल है? 13 मल्टीपल है। तो उसने पूछा कि आपको बताना कितना है? 1 मिनट, आपसे पूछा गया है। तो लाभ प्रतिशत, अच्छा लाभ प्रतिशत बताना आपको, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप देख लो, आप सीपी कितना निकाल दोगे अपना? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 13, और 10 यूनिट है तो 130 आपका क्या आ गया? सीपी। आपका एमपी कितना है? कितने में बेची थी आपने वस्तु? 132 रुपये में, ठीक है भाई। ये आ गया। अब आप क्या करोगे? आपको 2 का प्रॉफिट होगा। एमपी नहीं भाई, ये सीपी आ जाएगा, एसपी सॉरी, क्योंकि मैंने क्या है, इसने बोला ना कि भाई आपको बताना क्या है, लाभ परसेंट बताना, और आपने छूट जो है वो वापस नहीं रखी, ठीक है। तो एसपी 132 आ गया। 2 का डिस्काउंट है, सॉरी प्रॉफिट है, किस पे है? 130 पे। परसेंटेज के लिए आप 100 लगाओगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये चीज़ें कर देनी पड़ती है, वो अलग बात है। तो 20 है आपके पास, 13 से आप इसे भाग दोगे तो देखो क्या होगा। 13 ही कम 13 आ गया, 7 उतार लिया, पॉइंट लगाओ, जीरो पर डालो, 13 पंजे 65, फिर आ गया 5 उतार दोगे, आप देख रहे 1.5 के समथिंग चीज़ें चलेंगी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। चलो, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है, ठीक है। पानी, ये देखो आगे, 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा ज्ञात करो।
कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसिड एंड वाटर है आपके पास। एसिड एंड वाटर के बारे में बात हुई भाई। क्या बात हुई कि रेशो क्या था स्टार्टिंग में, 7:4 था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 2 लीटर पानी मिला दिया आपने भाई, और रेशो क्या बन गया, 7:5। ठीक है, वाटर ऐड करा तो वाटर ही चेंज हुआ। ठीक है, एसिड आपका सेम है। जो चीज डाली जाएगी या निकाली जाएगी आप उसमें ही चेंज करोगे, दूसरी चीज को आप क्या कर दोगे, सेम बना दोगे। ठीक है, अगर नहीं दिया है, ये आपका थोड़ा लकी क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही सेम दिया हुआ है। ठीक है, वरना क्या होता, आप क्या करते, यूनिट मेथड से कंपैरिजन करके सेम बना लेते उस चीज को। अब देखो वाटर कितना ऐड हुआ, मेरी भाषा में तो एक ऐड हुआ, वो कितना करा भाई, वो कह रहा कि 2 लीटर ऐड हुआ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 चल रही है, तो मुझे बताना क्या है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा। ठीक है, मेरा ये है अम्ल, एक की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप टिक करोगे, ऐसी करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, करो पढ़ो पहले तो साहब। सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें इतने रुपए का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा आपको ज्ञात करना। ठीक है, चलो, वैसे मैं इस क्वेश्चन को होमवर्क रख सकूं, क्योंकि रीज़न क्या है, मैंने करवा दिया था क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलो हल्का सा मैं करवा दूं। फिर होमवर्क है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, सबका ये होमवर्क है, लेकिन मैं इसको एकदम से नहीं छोड़ने का, आपको थोड़ा सा हिंट दिया जाएगा। सीमा अंजलि, उससे ही तो पता लगेगा कि आप कितने एक्टिव हो। ठीक है, और सोनिया, ये तीन आपके पास है, 120 दिन में कर सके तो भाई, और ये 144 दिन में, और ये 180 दिनों में। ठीक है भाई, ये कर सकते हैं, और भाई इतना इनका पैसा है। आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे सबसे पहले। ठीक है, आप क्या करो, इनका कोई कॉमन चीज़ दिख रही है वो निकाल लो सबसे पहले। एलसीएम लेने का तरीका एक सबसे बेस्ट यही है कि आपने 12 निकाल लिया, सब में कॉमन था। ठीक है, अब मैं देख रहा कि भाई आगे क्या क्या चीज़ बच गई, यहाँ पे तो मेरा 10 बच गया ऊपर वाले में। ठीक है, नीचे वाले में मेरा क्या बच गया, 12 बार आ गया, तो 12 ही बच गया। यहाँ पे मैंने 12 बार ले लिया, तो कितना आ गया, ठीक है, देखो 12 बार आ गया, करके दिखाऊंगा, 15 बचेगा ना, आप देख सको उस चीज़ को, 15। तो आगे ही निकाल एलसीएम कितना चला गया बन के, आपको याद भी होगा, आपके 12 15 और 10 आप 60 एलसीएम लिया करो इसका। ठीक है, तो ये 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब देखो ये 120 है, तो यहाँ पे 6 एफिशिएंसी रही होगी इसकी। ठीक है, अब 144 है भाई। ठीक है, 144 है तो 12 इधर आ गया, तो ये 5 रही होगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी 4 रही होगी, चलो मैं ही कर दूंगा भाई। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या कहा आगे, यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें इतने रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, मैं देख लूँ कि भाई अगर एक साथ मिलकर करें तो 6 5 11 और 4 15, 15 15 यूनिट बांटनी थी भाई, लेकिन पैसा है कितना, 3300। आप देख लो कितना मल्टीपल है, एक यूनिट की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पे, 15 दूनी 30, और भाई 3 आ गया, फिर 30 बन गया, 15 दूनी 30, 120 है। एक यूनिट की वैल्यू बताना क्या है, बताओ। अंजलि का हिस्सा, अंजलि 5 हिस्से ले रही भाई, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1100। है क्या, जी हाँ, ऑप्शन ए मैच हो गया। ठीक है भाई, ऐसे आपको क्वेश्चन कर लेना है अपना, आप एलसीएम लोगे जैसे भी करके। ठीक है, आप एफिशिएंसी निकाल लोगे, टाइम था, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, ऐसे करके आप सोल्व कर लोगे चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है और इसमें पहले 10% घड़ी का अंतिम मूल्य कितना है। अच्छा, ये बोल रहा है थोड़ा मिस्टेक हो गया, इधर उधर हो गया क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये, इसमें पहले तो क्या हुई, 10% की वृद्धि हुई और फिर 15% की कमी हुई। देखो मैं बता रहा भाई आपसे, पहले तो क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई, और फिर क्या हुई, 15% की कमी हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा आपसे, आपके पास बहुत सारे तरीके इस चीज़ को करने के लिए हो सके। ठीक है, आप कैसे भी करो ये हो जाएगा। मान लो कि 500 रुपये की कोई आइटम है आपके पास, आपको पहले 10% की जब वृद्धि हुई तो 10 से 11 हो जाएगी क्या,
फिर क्या, उसके बाद 15% की कमी होगी, 15 की फ्रैक्शन 3/20 हो गया, 20 की चीज़ 17 की जाएगी। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, यानी कि 200 रुपये की चीज़, ठीक है, 187 रुपये में बिक गई आपकी, ठीक है भाई। यानी कि 200 की वैल्यू कितनी है? मेरा तो 200 है भाई वास्तविक मूल्य, उसने दिया 500। 200 की वैल्यू कितनी है? 500। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। और वैल्यू बतानी किसकी है? 187 की भाई, ठीक है। आप बता दो 187 की वैल्यू मुझे कितनी होगी, ठीक है। आप करो इसे भाई सोल्व। देखो 18×5 = 90, 900 आ गया पूरा, ठीक है। और भाई 5×7 = 35, यानी ऊपर आ गया 935, ठीक है। अभी तक मैंने 2 से डिवाइड नहीं करा, ऐसा मैं जब इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 13, 2 छिकी 12, आ गया क्या कोई ऑप्शन? ठीक है, ये आ गया। आपको सोल्व भी नहीं करना है पूरा, आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, पहले ही रोक देना क्वेश्चन को भाई, ठीक है। अगर आपको पता लगे कि ये आपका आंसर आ गया तो आप क्वेश्चन बीच में रोक दोगे, बाकी देख लो। आपने 2 चौक 8 आ गया, 1 3, 2 छिकी 12, एक आप 5 उतार लोगे, 2 सत्ते 14, आप एक उतार लोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ा दोगे, 2 पंजे 10, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये ऑप्शन सी मैच हो गया, ठीक है भाई। चलो, अब आपका ये क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 3 है ये ना, ये पावर को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ये, एक मिनट भाई, ठीक है भाई। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, और फिर ये सेकंड संख्या क्या दी है आपसे? ये दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, ठीक है। आपको इसका बताना है एस सी एफ। एस सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एस सी एफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ा कॉमन क्या है, वो चीज़ आपको निकालनी बस, ठीक है। आपको सबसे बड़ा कॉमन निकालना है इनके अंदर। तो कैसे निकाल लोगे आप? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क करूंगा मैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसे करके लाना है भाई, ठीक है। आप इसे करोगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। और आप क्या करोगे? सुझाव अपने दोगे, हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और ऐसी प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लाते रहेंगे नए नए, जिससे क्या हो कि आपकी प्रैक्टिस बेस मतलब जीरो से उठ के बहुत आगे तक जाए। मतलब हम चाहते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करवा सकें, ये मान लो कि कोई क्वेश्चन आया आपका, समकोण त्रिभुज से कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आप उसे डायरेक्ट कर लो कि ये चीज़ है, ऐसे मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन हम उसके आसपास की सारी चीज़ें आपको बता के चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक मतलब पूरे 15-20 जितने भी क्वेश्चन हम पर डे करेंगे, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन आपको होमवर्क इसलिए दिया जाएगा ताकि आप अपना दिखाओगे आप कितने एक्टिव हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आओ, आप अपनी कमेंट करो, ताकि हमें भी पता लगे कि आप कितने एक्टिव हो, है ना। वही चीज़ें करनी है बस, ध्यान रखना है इन चीज़ों का। थैंक यू।